अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर 07। और आज के लेक्चर में हम कोलाइड प्रॉपर्टीज़ की दूसरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर 06 पार्ट 2 में हम कोलाइड प्रॉपर्टीज़ की फर्स्ट प्रॉपर्टी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स को पढ़ चुके थे और उसके साथ हम न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मेरा लेक्चर 06 पार्ट 2, तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप क्या करें, उसको भी देख लें। साथ साथ में जो उसके पिछले लेक्चर्स है आप उन सबको देखेंगे तो आप ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी तरह समझ पाएंगे, क्योंकि हर लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ लिंक है। उसके न्यूमेरिकल्स दूसरे लेक्चर के न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आप क्या करेंगे, पिछले लेक्चर्स देखेंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़ेगा आपसे, क्योंकि और टाइम तो देना पड़ेगा क्योंकि आपने इंडिकेट को टॉप करना है, आपने 2025 इंडिकेट टेस्ट को टॉप करना है। तो आपने टाइम तो देना है, क्योंकि टाइम नहीं देंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम टेस्ट को क्लियर कैसे करेंगे। आपने मेहनत तो करना है। तो मैं आपको एडवाइस करता कि आप वहाँ चले जाएँ, मेरे यूट्यूब चैनल हमारी केमिस्ट्री, और वहाँ पर ये जो लेक्चर 01, 02, 03, 04, 05, 06 और ये आज 07 है, ये सारे देख ले तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। आज हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को शुरू कर चुके थे अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ये लेक्चर कर चुका था, लेकिन मेरा जो माइक है मैंने ये नहीं लगाया था, तो इसलिए ये सारी लिखाई हो चुकी थी। इसके साथ मैंने लेक्चर्स भी यानी ओरली भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था, लेकिन कुछ नहीं आया था। मेरे सिस्टर आ गई मेरे रूम में, उसने कहा कि आपकी लाइट अभी ऑन नहीं है, तो आप लाइट ऑन करके लेक्चर को शुरू करें। इसके लिए सॉरी, मैं ये सब कुछ लिख चुका हूँ लेकिन आवाज़ नहीं था। तो शुरू करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कहा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हम पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो आपको पता है कि यानी 5th, 6th, 7th, 8th में हम बॉइलिंग पॉइंट को इस तरह डिफाइन करते थे कि द टेंपरेचर एट व्हिच अ लिक्विड स्टार्ट कन्वर्जन इनटू इट्स वेपर फेज या वेपर स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। लेकिन ये वाला डिफिनीशन आजकल काम नहीं कर रहा। तो मॉडर्न डिफिनीशन क्या है? द टेंपरेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर कि वो वाला टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, वो वेपर प्रेशर उन वेपर्स का वेपर प्रेशर जो इसके सरफेस के ऊपर होते हैं उनका वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर एक ही बात होता है, बाज़ बुक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा होता है, बाज़ में एक्सटर्नल प्रेशर लिखा होता है। और ये कितना होता है? नॉर्मली ये 1 atm होता है सी लेवल के ऊपर। तो मैंने क्या कहा कि हम इसको एग्जांपल 1 यानी इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल से हम अच्छी तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने कहा कि इस कंटेनर में मैंने पानी ले लिया, फिर इसको ढक्कन यानी बंद कर दिया, और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर वाले मॉलिक्यूल्स है, ये मेरे पास क्या है? एटमॉस्फेरिक गैसेस है। एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या होते हैं? नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये मेजॉरिटी में मौजूद है। और ट्रेस गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, हेलोजन सॉरी नोबल फैमिली के गैसेस है। ये सारे केस में होते हैं, माइनर परसेंटेज में होते हैं। तो मेजर जो होता है वो हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये जो सारे है ये एटमॉस्फेरिक गैसेस है। और ये एटमॉस्फेरिक गैसेस इधर लिक्विड के सरफेस पर भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उधर भी अप्लाई कर रहा है, इधर कंटेनर पर भी अप्लाई कर रहा है, ऊपर भी अप्लाई कर रहा है। लेकिन ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये कितने के बराबर होता है? 1 atm के। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस लिक्विड को मैं हीट कर रहा हूँ। लिक्विड कौन है? मैंने वाटर लिया है। तो ये लिक्विड यानी क्या करेगा? एवापोरेशन शुरू करेगा और फिर इनके वेपर्स बनेंगे। अब ऊपर वेपर्स बनेंगे, ये वेपर्स एक प्रेशर लगाएंगे और इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। मैं कहता हूं कि 5 मॉलिक्यूल एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो प्रेशर था वो 1 atm का था, लेकिन लेट्स सपोज मेरे पास वेपर्स के अगर 10 मॉलिक्यूल्स हो गए तो उनका जो प्रेशर होगा यानी वेपर प्रेशर वो 1 atm के बराबर हो जाएगा। हम लेट्स सपोज करते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर वेपर्स नहीं बने थे, मैंने सिर्फ हीट दे दिया इस लिक्विड को, और हीट शुरू हुआ तो इनसे वेपर्स बनने लगे। और मैं कह लेता हूँ कि जब हमारे पास टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, क्योंकि हमें पता है कि पानी का स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए हम वही लेंगे। मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया, और ये टेम्परेचर हमें कैसे पता चला कि हम इस कंटेनर में किसी थर्मामीटर को भी पुट करेंगे, वो हमें वैल्यूज देगी कि अब टेम्परेचर आपके पास कितना है, अब कितना है। तो हम टेम्परेचर को बार बार देखेंगे, इधर वेपर्स को भी देखेंगे। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया तो मेरे पास यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हो गए, और 10 मॉलिक्यूल्स का वेपर्स तो 1 atm के बराबर होता है। अब अगर 10 मॉलिक्यूल्स बन गए तो इनका प्रेशर यानी वेपर प्रेशर वो फिर 1 atm के बराबर हो जाएगा। तो जब T हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो मेरे पास वेपर्स की तादाद कितनी हो गई? 10, और फिर इनका वेपर प्रेशर कितना हुआ? 1 atm, यानी वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। सो दिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर का ये पॉइंट यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
क्योंकि इस पॉइंट पर वाटर के इतने वेपर्स बनते हैं कि उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बेंजीन के लिए अलग होगा, टल्वीन के लिए अलग होगा, और बाकी जो सॉल्वेंट्स है आपको पता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पोलर या नॉन पोलर जो लिक्विड होंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर, कि लिक्विड कैसा है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, स्ट्रांग है, वीक है, लिक्विड पोलर है या नॉन पोलर है, तो इस पर बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है। तो हर सॉल्वेंट का या हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। फिर मैंने एग्जाम्पल 2 ले लिया, और एग्जाम्पल 2 में मैंने कहा कि इसमें मेरे पास सिर्फ वाटर नहीं है, इसमें मैंने यूरिया भी डाला हुआ है। यूरिया यहाँ पर क्या है, एक सॉल्यूट है, लेकिन ये सॉल्यूट पिछले लेक्चर में मैंने कहा है कि यूरिया, ग्लूकोज एंड सक्रोज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी ये वोलेटाइल नहीं है, ये ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अब जब मैंने ये सोल्यूशन बना दिया, यानी वाटर में मैंने यूरिया डाल दिया, तो अब इस सोल्यूशन में मेरे पास सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, यूरिया भी डिसॉल्व हो चुकी है, उसके भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ वाटर थी, यहाँ पर सिर्फ क्या था, वाटर था, और वाटर जब मैं हीट दे रहा था तो सारा का सारा हीट वाटर के मॉलिक्यूल ही सर्व कर रहा था, यूज कर रहा था, और यूज करके इवेपोरेट हो रहा था, और मेरे पास एट अ टाइम बहुत सारे वेपर्स ऊपर आ रहे थे। एट अ टाइम यानी 1 मिनट में अगर मैं कहता हूं कि 10 मॉलिक्यूल्स ऊपर आ रहे थे एट अ टाइम। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास सोल्यूशन में सिर्फ वाटर नहीं है, यहाँ पर यूरिया के मॉलिक्यूल्स भी है। तो जो हीट में दे रहा हूं 1 मिनट में, अब वो हीट सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल यूज नहीं करेंगे, वो यूरिया के मॉलिक्यूल भी यूज करेंगे। तो इस वजह से यूरिया के कुछ मॉलिक्यूल्स भी सरफेस पर आएंगे, लेकिन यूरिया जो है वो तो वोलेटाइल नहीं है, वो ऑपरेट नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पर खड़े रहेंगे, और यूरिया के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सरफेस का कुछ एरिया कवर करेंगे, जिसकी वजह से मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल से ये वाला एरिया जहां पर यूरिया है ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी वाटर के वेपर्स यहाँ पर नहीं आ सकेंगे। तो पहले हर जगह वाटर के वेपर्स मॉलिक्यूल्स आ रहे थे और हर जगह से ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, मैं कहता हूं कि अगर 1 मिनट में यहाँ 10 मॉलिक्यूल्स ऑपरेट हो रहे थे, तो इस बार मेरे पास 1 मिनट में कितने ऑपरेट होंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 5 वेपर्स ऑपरेट होंगे। अब जरा देख ले, टेम्परेचर तो यूज हुआ, वहां लेट्स सपोज 1 मिनट में 10 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल हो रहा था या 20 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पर भी और 10 मिनट जब टेम्परेचर यूज हो रहा था, सॉरी 1 मिनट में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज हो रहा था, लेट सपोज, और उस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से मेरे पास लेट सपोज के 10 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे थे। अब क्या हो रहा है कि वही 1 मिनट का टेम्परेचर जब मैं दे रहा हूं, टेम्परेचर वही 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल्स कितने हमें मिल रहे हैं, 5, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल को ऑपरेट होने का मौका नहीं मिलेगा। अब जरा देखें, टाइम भी ज्यादा लगेगा और मेरे पास टेम्परेचर भी ज्यादा, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरे पास 5 आ जाएंगे, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 आ जाएंगे, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 आ जाएंगे, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरे पास उसके हाफ आएंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसके लेट सपोज 10 है, और फिर इसके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने होंगे, 0.5 होंगे, क्योंकि हाफ एरिया जो है सरफेस एरिया वो तो यूरिया के मॉलिक्यूल ने कवर कर लिया है। अब ये सारे एग्जैक्ट इस तरह नहीं होगा, कुछ आगे पीछे होगा, आपको मैं सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन करवाने की कोशिश करूं, आप कंसेप्ट को क्या करें, गेन करने की कोशिश करें। तो अब अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर 1 मिनट में कितना टेम्परेचर यूज हो रहा था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज हो रहा था, और वेपर्स कितने बन रहे थे, लेट सपोज कि 1 वेपर बन रहा था, 1 वेपर, एक वेपर्स बन रहा था। 1 मिनट में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज हो रहा था और एक वेपर्स बन रहा था, लेट सपोज। तो जब 10 मिनट हो जाएंगे तो फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज होगा, और वेपर्स की तादाद कितनी हो जाएगी, वो फिर हमारे पास 10 हो जाएगी। और जब 10 वेपर्स होंगे तो इनका प्रेशर यानी वेपर प्रेशर कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के। यहां पर क्या होगा कि 1 मिनट में फिर से टेम्परेचर कितना यूज हो रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज होगा, लेकिन वेपर्स की तादाद यहाँ पर कितनी हो जाएगी, लेट्स सपोज कि 0.5, वेपर्स की तादाद कितनी, 0.5। फिर लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 10 मिनट में मेरे पास टेम्परेचर कितना यूज हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वेपर्स ऑफ वाटर कितने बन गए, वो बन जाएंगे 50 या 5 बन जाएंगे। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सपोजिशन है, सब कुछ सपोजिशन है, एग्जैक्ट नहीं है। अब जरा देख ले, 10 मिनट यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ, 10 मिनट यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ वेपर्स की तादाद 10 है, यहाँ पर वेपर्स की तादाद 5 है, क्योंकि यहाँ सारे के सारे वेपर्स ऑपरेट हो रहे थे। यहाँ पर कुछ वेपर्स ऑपरेट हो रहे हैं और कुछ वेपर्स यूरिया के जो कि नॉन वोलेटाइल से वो ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जगह घेर लिया इसने, वाटर के वेपर्स को मौका नहीं दे रहा है कि वो जल्दी जल्दी से ऑपरेट हो जाए। तो मैं कहूंगा कि लेट सपोज कि जब मेरे पास 20 मिनट हो गए तो मेरे पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज हुआ, और फिर वेपर्स की तादाद कितनी हो गई, 10 हो गई। अब जरा देख ले, वेपर्स की तादाद एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड
एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर्स कितने हो गए 10, यानी अब 10 वेपर्स का जो वेपर प्रेशर होगा अब वो 1 एटीएम के बराबर होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि आप सपोज करें कि जब मेरे पास 10 वेपर्स बनेंगे वाटर के, क्योंकि यहाँ सिर्फ वाटर के ही वेपर्स बनेंगे, यहाँ पर भी वेपर्स तो वाटर के ही बनेंगे, यूरिया के तो नहीं बन रहे। यहाँ पर मैंने कहा कि लेट्स सपोज कि जब 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऑपरेट हो जाए तो 10 वेपर्स आपके पास जो प्रेशर लगा रहा है वो 1 एटीएम के बराबर है। तो यहाँ पर भी जब मेरे पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ तो मेरे पास वेपर्स की तादाद 10 हो गई, और फिर 10 वेपर्स की वेपर प्रेशर हमारे पास 1 एटीएम के बराबर हो गई। अब जरा देख ले, जब मेरे पास सोल्यूशन बन गया, जब मैंने यूरिया डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो मेरे पास पहले ये देख ले, एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे पास वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गई 1 एटीएम की, यानी वेपर प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गई। यहाँ पर देख ले, जब मेरे पास प्योर वाटर था तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस वाटर का क्या बन गया बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो इसकी वजह से मेरे पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतने वेपर्स बन गए कि उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। तो जरा देख ले, ये अब इसका यानी इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका क्या है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब इस इंक्रीज को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं। एलिवेशन तरक्की, इंग्लिश में यानी उर्दू में इसका ट्रांसलेशन क्या है, तरक्की, इजाफा, इंक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। किस वजह से कि हमने सॉल्यूशन बना दिया, लेकिन उस सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट क्या ले लिया, नॉन वोलेटाइल ले लिया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन आप किस तरह कर सकते हैं, जरा देख ले। मैं इस तरफ को साफ करने वाला हूं। ये जो हुआ, जब आपने प्योर सॉल्वेंट प्योर वाटर में क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, और उस वजह से उस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब लिख ले आप के द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, पहले में ये लिखा ऑफ ए liquid, increase in boiling point of a liquid by making its solution, the increase in boiling point of a liquid by making its solution with a non-volatile solute, with a non-volatile solute is called elevation इन बॉइलिंग पॉइंट। और हमारे सर ने इसको किस तरह डिफाइन किया था, तो आप लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वी एड ए नॉन वोलेटाइल solute, when we add a non volatile solute to a solvent, the formation of vapors decreases। जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो उस वजह से, यानी जब हमने क्या किया, एक सॉल्वेंट में, एक लिक्विड में, प्योर लिक्विड में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो यहाँ पर वेपर्स का फॉर्मेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी कम होने लगा। पहले एट ए टाइम 10 मॉलिक्यूल ऑपरेट हो रहे थे, लेट सपोज अब एट ए टाइम 5 मॉलिक्यूल्स ऑपरेट होंगे, तो वेपर्स कम बनेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स डिक्रीजेस एंड हेंस द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। फिर आपके पास वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर कम वेपर्स होंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। विच रिजल्ट्स in a increase in boiling point, which results in increasing in a boiling point of the solution. This phenomena, yani this increase in the temperature in the boiling point of solution is called elevation in बॉइलिंग पॉइंट। मैं ज़रा आप रिकॉर्डिंग को चेक करो कि सही से ऑपरेट हो रहा है, और सारी राइटिंग भी आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल सब कुछ आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को
काफ़ी डिटेल के साथ समझ लिया होगा। आप लोग क्या करें, अब इसको नोट करें अपने नोटबुक में। मैं आगे जाने वाला, अब इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, वो कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स। मेहनत जारी रखें, कभी भी आप लोग डिस्करेज ना हुआ करें। ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के हालात आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्ट्रैक्शन आते हैं, लेकिन इनका ये मतलब नहीं है कि आप जो शुरू कर चुके हैं उनको आप छोड़ दें और उस डिस्ट्रैक्शन पे फोकस करें जो आपको अपनी मंजिल से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही टाइम है कि आप लोग अपनी मंजिल पे, अपने डेस्टिनेशन पे फोकस करें, क्योंकि 30 ईयर के बाद आपकी ये वाली विल पावर जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। तो फिर आपके पास विल पावर नहीं होगा और आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये जो 25 से 30 साल तक की उम्र है, आप लोग तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तुम आपके तो माशाल्लाह आपके लिए तो काफ़ी टाइम है, 18 ईयर 19 ईयर 20 ईयर के बच्चे हैं आप लोग। तो आप क्या करें, अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखें और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं, चलो उन न्यूमेरिकल्स को अब हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1 के 30 ग्राम ऑफ glucose, 30 gram of glucose is added in 1 kg, is added in 1 kg of water, in 1 kg of water. Find the boiling point of solution, find the sorry बहुत ज़्यादा सॉरी करता हूँ, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला मैं अभी आप लोगों के लिए नहीं लिख चुका हूँ। तो पहले हम वो करेंगे कि आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला तो एक्सप्लेन करें कि वो किस तरह हम लिखते हैं और कहाँ से आता है। तो मैंने आपको कहा कि जो पहले हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट था, यानी सिर्फ हमारे पास क्या मौजूद थे, वाटर मौजूद थे, और यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट था हमारे पास, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास किसके थे, कुछ मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थे, एटमॉस्फेरिक गैसेस के, और कुछ मॉलिक्यूल्स मेरे पास वेपर्स के थे। क्लियर है। और फिर ये जो प्रेशर लगा रहे थे इनको हम कह रहे थे कि ये वेपर प्रेशर है। ये जब बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर को हम क्या कह रहे थे कि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। इस हालत पे जब हमारे पास वेपर प्रेशर बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टाइम जो टेम्परेचर था, यहाँ जो हम हीट दे रहे थे, उस टेम्परेचर को हमने क्या कहा कि दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। और इस बॉइलिंग पॉइंट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये प्योर लिक्विड का टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसको हम T0B से रिप्रेजेंट करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट तो है लेकिन ये प्योर लिक्विड का, यानी अगर आप लोग लिख ले तो यहाँ पर वाटर का है और वो है कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बुक्स में लिखा गया होता है। तो ये T0B से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो आपके साथ कंटेनर था जिसमें आप लोग क्या ले चुके हैं, इसमें आप लोग सल्यूट डाल चुके हैं। सल्यूट भी था आपके पास, नॉर्मल एटल अभी आप लोगों ने देखा है, और वाटर भी था। तो यहाँ पर जो सिर्फ वेपर्स के मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, और जब इनका वेपर प्रेशर बन गया किसी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस वक्त जो टेम्परेचर था हमारे पास, उस टेम्परेचर को हमने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये वाला वेपर प्रेशर जो है ये भी उसी ही वाटर का है, लेकिन इस वक्त ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। इस वक्त आप इस वेपर प्रेशर को कहेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कह सकते हैं, लेकिन अब ये सोल्यूशन है। तो यहाँ पर आप कुछ वक्त के लिए मान लें दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि अब इस लिक्विड में आपके पास सॉल्यूट भी है, और अगर ये वेपर प्रेशर कम हो चुका है, वेपर्स कम हो चुका है, तो ये सॉल्यूट की वजह से ही कम हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट नहीं कह सकते, वेपर प्रेशर सोल्यूशन ही कहेंगे, क्योंकि सॉल्यूट ना होता तो फिर तो ये वाला होता, फिर तो ज़्यादा होते। अब सॉल्यूट है तो इस वजह से कम आ चुका है, तो वो उसकी वजह से इफेक्ट हो चुका है, तो हम खास सोल्यूशन का जिक्र करेंगे। सो ये वाला बॉइलिंग पॉइंट जो है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन। ये किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। अच्छा, इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, TB से, TB ऑफ सोल्यूशन। इसको हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और इसको हम क्या कहते हैं, T0B को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो आप लोग ये भी नोट करें। अब ज़रा देख लें, हमने ये चीज़ तो एक्सप्लेन किया कि जब हम किसी सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो इस वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आता है, और इसको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको मैं ज़रा एक ग्राफ के जरिए आप लोगों को एक्सप्लेन करवा दूँ। ये देख लें, ये मेरे पास एक ग्राफ है, और इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पर हमारे पास इसका क्या है, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर। अब ज़रा देख लें, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ कि दिस इज़ 1 atm, दिस इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ज़रा देख लें, जब मेरे पास क्या था, मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था,
तो ये ग्राफ कुछ इस तरह हमें मिल रहा था, टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज हो रहा था, इनका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, टेम्परेचर के साथ वेपर ज़्यादा हो रहे थे तो इनका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा था। सो दिस ग्राफ इज नोन एज अ वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ हमारे पास प्योर सॉल्वेंट कौन था? वाटर था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सल्यूट को डाल रहा हूँ, तो सल्यूट डालने से मेरे पास वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि वेपर्स की तादाद कम हो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से भी मेरे पास वेपर प्रेशर क्या है? उसी ही टेम्परेचर पर जब मेरे पास प्योर लिक्विड के लिए था तो वहाँ पर वेपर प्रेशर पहले ज़्यादा था, लेकिन जब सल्यूट बन गया, सॉरी सोल्यूशन बन गया, तो उस टाइम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरे पास वेपर प्रेशर, यानी थोड़े टेम्परेचर ज़्यादा देने से मेरे पास वेपर प्रेशर अब कम है, सोल्यूशन जब बन चुका है, क्योंकि वेपर्स कम बन रहे। तो ये भी इसी तरह ही ग्राफ हमें देगा, लेकिन ऊपर वाले लाइन से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऊपर वाली लाइन से क्या होगा? ये कम होगा। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। ये ग्राफ लाइन है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का, हैविंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब जरा देख ले, ये टेम्परेचर वाला कर्व है और ये वेपर प्रेशर वाला, ये टेम्परेचर वाला वेपर प्रेशर वाला कहाँ पर मिलते हैं? यहाँ पर मिल रहे हैं। हम वाटर का जिक्र करते हैं। सो दिस इज अ टी नॉट बी, ये हमारे पास क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जब मेरे पास किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए 180 MPa, सो दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और ये बॉइलिंग पॉइंट है क्योंकि वेपर प्रेशर बराबर हो चुका है 180 MK, लेकिन ये प्योर सॉल्वेंट का है, तो इसलिए हमने क्या कहा? टी नॉट बी। और यहाँ मिल रहा है ये किसके साथ था? यहाँ से जाके अगर हम सीधा जाए तो इस पॉइंट पर ये सोल्यूशन वाले ग्राफ के साथ मिल रहा है। सो दिस इज आल्सो बॉइलिंग पॉइंट, इसको भी हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, लेकिन दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि इस टाइम पर सोल्यूशन का इतने वेपर प्रेशर बन चुका है तो वो वेपर प्रेशर 180 m के बराबर है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारे पास वेपर प्रेशर बराबर हो चुके हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, लेकिन इसको हम कहते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन। अब जरा देख लें, यहाँ जो डिफरेंस है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इंक्रीज आया है, ये जो चेंज है, इसको हम क्या कहेंगे? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम क्या कहेंगे? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ के बराबर है? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आपके पास बराबर होता है टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ से ये माइनस करें तो जितना आएगा वो आपके पास क्या होगा? डेल्टा टी बी, एंड दिस इज आल्सो, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। और ये क्या है हमारे पास? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस फार्मूला इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग डेल्टा टी बी को भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं और टी बी माइनस टी नॉट बी को भी आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। अब सर देख लें, एक्सपेरिमेंटली हमने ये प्रूफ किया है कि ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शंस होता है मोलेलिटी के। किसके? मोलेलिटी, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं तो ये बराबर हो जाती है के बी मल्टीप्लाइड बाई एम के। ये के बी क्या है? व्हाट इज के बी? इसको कुछ बुक्स कहते हैं कि दिस इज अ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और बाज़ बुक्स इसको क्या कहते हैं? बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बिलियो स्पेलिंग में भी गलत हो इसके लिए सॉरी, बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा, ये के बी जो होता है ये भी याद रखें, इट डिपेंड्स, ये सिर्फ डिपेंड करता है अपॉन दी सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, नॉट अपॉन सोल्यूट, ये सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करता। के बी की वैल्यू हर सॉल्वेंट के लिए फिक्स होगी, हर सॉल्वेंट के लिए के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स। एक सॉल्वेंट यानी वाटर का के बी अलग होगा, बेंजीन का के बी अलग होगा, टल्वीन की के बी अलग होगी, तो ये सॉल्वेंट के लिए हमारे पास फिक्स होगा, ये सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करता। आपके पास सोल्यूट कोई भी हो, उस वाटर का लेट सपोज के बी फॉर वाटर इज 0.52, तो आपके पास एक बार सोडियम क्लोराइड है तो आपके पास के बी अभी भी 0.52 है, फिर दूसरी दफा आपके पास यूरिया है तो अभी भी आपके पास के बी कितना होगा? 0.52, क्योंकि सॉल्वेंट तो आपके पास अभी भी वही वाटर है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूट। ये भी आप लोग इसके साथ नोट करें। दूसरी बात ये कि बाज़ बच्चे कहते हैं कि व्हाट इज के बी, डिफाइन करें, तो आपको पता है या इससे पहले अगर आप लोग देख लें कि के बी की यूनिट क्या होती है, यूनिट ये भी हमने जान लेना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो हमें के बी की यूनिट मालूम होनी चाहिए। तो के बी की यूनिट हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? अभी आपको यहाँ से मालूम होगा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई एम मोलिलिटी। तो ये लिख ले कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई एम, और के बी बराबर हो जाएगा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई एम। ये एम इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीजन में जाएगा। अब जरा देख ले, ये तो एक टेम्परेचर है, यहाँ पर याद रखें कि चाहे आपके पास टी नट बी है या टी बी है, ये आप किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं लेता हूँ केल्विन में। इसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन। टेम्परेचर की एक यूनिट आपके पास केल्विन की भी है। मोलिलिटी आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज मोलिलिटी? मोलिलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, और फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन केजी। या आप लोग पिछले लेक्चर्स में आई थिंक मेरे लेक्चर 01 में जब हम परसेंटेज लेक्चर 02 में आप लोग ये चीज देख सकते हैं कि व्हाट इज मोलिलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये इसके बराबर होता है। अब ये भी आपको पता है, फिर से आप के लगा दें, नीचे आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के बराबर होते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के। तो एन की जगह हम लगाएंगे मास। मास भी हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं गिवन मास, और मोलिलिटी को भी हम गिवन मास सॉरी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये एम जो है ये मोलिलिटी वाला है, ये वाला एम और ये वाला एम मास वाला है। तो केल्विन, अपना केल्विन, मोल की जगह हम मास, और आपको पता है कि मास जो होता है वो मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये भी आप लोगों को पता होगा। नीचे आपके पास क्या आता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी इसकी मास की यूनिट हमारे पास क्या होती है? केजी। अब जरा देख ले, मैं जरा इस साइड को मिटा दूं कि हमें यूनिट का पता लग जाए कि केबी की यूनिट क्या आ रही है। सॉरी, मैंने ये चीज़ मिटा दी। अब इधर देखें, केबी अब हमारे पास बराबर हो जाएगा केल्विन के। मोल की जगह में मास डिवाइड बाय मोलर मास लिखता हूँ, और ये जो है ये फिर मैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखता हूँ। तो अब ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? इसको मैं लिखता हूँ कि के डिवाइडेड बाय मास डिवाइड बाय मास, और ये मास जो है सॉरी यहाँ कुछ गलती हमने की है। तो आप ऐसा करें कि आप इसको मोल्स को मास और मोलर मास में ना कन्वर्ट करें, सिंपल से आप यूनिट निकाल सकते हैं कि के भी आपके पास बराबर हो जाएगा केल्विन के डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स के, और नंबर ऑफ मोल्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं मोल। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल होती है। और नीचे हमारे पास क्या है? मास है, और मास की यूनिट क्या है? यहाँ पर इस वाली मास की यूनिट केजी है, क्योंकि हम इस मास को, मास ऑफ सॉल्वेंट को इन केजी लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा कि के भी हमारे पास बराबर हो जाएगा केल्विन के। के जी यहाँ लेकर आऊँगा तो के जी की पावर -1 हो जाएगा, ऊपर लेकर जाऊँगा तो के जी की पावर 1 हो जाएगी। तो केल्विन के जी पर मोल, केल्विन के जी पर मोल, सबकी यूनिट लगाएंगे। डेल्टा टी बी की यूनिट लगा दी केल्विन, मोल की यूनिट लगा दी मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट की यूनिट लगा दी के जी, और इसको अरेंज किया। आप लोग जरा वीडियो को रिवाइज करें तो आपको समझ आ जाएगी। सो के बी की यूनिट आपके पास क्या है? केल्विन के जी पर मोल, ये आपके पास यूनिट आ गई। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर व्हाट इज के बी, प्लीज डिफाइन दिस टर्म के बी। तो आपको पता है कि के बी बराबर होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय मोलिलिटी के। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय मोलिलिटी के अभी हमने देखा। तो अगर आपके पास मोलिलिटी क्या है? 1 है। अगर आपके पास मोलिलिटी 1 है तो आपके पास के बी बराबर हो जाएगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर। तो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज अ के बी? इट इज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। के बी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इफ मोलिलिटी इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास मोलिलिटी 1 के बराबर है तो आपके पास के भी जो है दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। या आप नोट करें, मैं जरा लेंथ को देख लो, अगर लेंथ ज़्यादा है तो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नहीं भी टाइम है तो हम क्या करते हैं, अपने न्यूमेरिकल्स को भी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स उसको भी देख लेते हैं। आप लोग जब बोर हो जाते हैं, क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, तो आप लोग भी कुछ खा लिया करें, पी लिया करें। आज मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, चेस्ट प्रॉब्लम है। डॉक्टर को जा चुका हूँ कल यस्टर नाइट को, या क्या कहते हैं कल वाली नाइट को मैं जा चुका हूँ।
हॉस्पिटल में मेरा इंशाल्लाह ट्रीटमेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ मसला है वॉइस में, तो इसके लिए हम सॉरी करते हैं आपसे। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स में हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल्स है, और ये न्यूमेरिकल्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के मुताबिक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, इज एडिड, इसको हमने ऐड किया इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर। वो पूछता है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TB, इसको हम कहते हैं इफ, अब कुछ वैल्यूज दी गई है, इफ T नॉट बी ऑफ वाटर, यानी अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितने के बराबर है? 373 केल्विन के, और बाकी क्या दी गई है? एंड KB ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.52। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब हम आंसर देखते हैं, बहुत सी सिंपल सा क्वेश्चन है। देख ले, आपको फार्मूले का पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है कि पहला जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू TB माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन वाटर का। अगर हमारे पास TB कितना है वो तो पूछ रहा है। अब क्या करें? TB आपके पास बराबर हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के, सही है। तो TB आपके पास बराबर हो जाएगा, चेंज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है तो दी गई है 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड इन 1 kg ऑफ वाटर, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इफ T नॉट बी इज इक्वल टू ये एंड T नॉट बी। आई थिंक हमें क्या नहीं दी गई है? हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं दी गई है। तो हमारे पास एक और फार्मूला भी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला, वो ये है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर है KB मल्टीप्लाइड बाई मोलिलिटी। तो KB हमारे पास कितनी है? KB है हमारे पास 0.52 मल्टीप्लाइड बाई मोलिलिटी हमारे पास कितनी है? मोलिलिटी पहले मालूम कर लेते हैं। मोलिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ज़रा देख लें, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर थे? मास के डिवाइड बाई मोलर मास के, और ये डिवाइड कर देंगे हम मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg के ऊपर। अब ज़रा देख लें, मोलिलिटी आपके पास बराबर हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दी गई है हमें? 30 ग्राम। कितना है? 30 ग्राम। मैं देख लो ज़रा कि हमारे पास सॉल्यूट है कौन? ग्लूकोज है 30 ग्राम। यार ये ऐसा करें कि थोड़ा आसान बनाते हैं, ये मास आप 30 ग्राम नहीं 18 ग्राम कर दे। कितना कर दे? 18 ग्राम, या आप 18 ग्राम कर दे। सॉरी, इसके लिए मेरे पास यहाँ मैं 18 ग्राम लिखता हूँ। और आपको पता है कि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितने के बराबर होता है? ग्लूकोज का फार्मूला आपको मैं लिख दो, C6H12O6। इसका आप लोग मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, वो कितना आता है? 180 के बराबर आता है। और नीचे जो हमारे पास है वो मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो कितना है? 1 kg है, यानी 1 जी बिल्कुल, तो 1 के बराबर है। 1 kg बस 1 है, तो इसको 1 ही लिखते हैं। अब ज़रा देख ले, 18 को मैं क्या कर लेता हूँ? कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको ज़रा। सॉरी फॉर योर टाइम, जो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, मैं इतनी जल्दी से कैलकुलेशन नहीं कर सकता। 18 डिवाइडेड बाई 180 से क्या आएगा? 0.1। तो आपके पास मोलिलिटी आ जाएगी, बराबर हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाय ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो 1 की पावर -1 होगा, ऊपर होगा तो 1 की पावर 1 होगा, यानी ये 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 भी किसके बराबर आ जाएगा? 0.1 के ही बराबर आ जाएगा। तो मोलिलिटी आपके पास कितनी आ गई? 0.1। अब ज़रा देख ले, यहाँ पर आपके पास TB कितनी है? 0.52 है, और KB कितनी है? सॉरी, TB आपके पास बराबर है, KB आपके पास 0.52 है, मोलिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.1। तो आप यहाँ पर 0.1 ऐड कर दे। 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.52 ये किसके बराबर आता है? 0.52।
0.52 multiplied by 0.1 आएगा 0.052 के बराबर आएगा 0.052। ये आपके पास है डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गई। तो टी बी आपके पास बराबर है डेल्टा टी बी प्लस टी बी ऑफ वाटर। सॉरी यहाँ पर मैंने ये वाला टी नट बी नहीं है। तो टी बी आपके पास बराबर आ जाएगी डेल्टा टी बी 0.052 प्लस ये कितना है 373 है। और जो टी बी जो है वो कितना आ गई वो ये आ गई। तो ये टोटल आंसर कितना आ जाएगा 373.052 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मैं ज़रा वीडियो को पास कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो चुकी है, मतलब स्टेमिना अब मुझे आगे जाने की थोड़ी इजाज़त नहीं। आप भी ऐसा करके वीडियो को पॉज कर दें फिलहाल के लिए और मतलब कुछ खाएँ पिए, हम आते हैं थोड़ी देर बाद। कुछ ड्रिंक्स वगैरह कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारी भी एनर्जी बहाल हो जाए और आप भी अपनी एनर्जी बहाल कर दें। मेरे पास लीमो वाला शरबत है वो पी लिया और यहाँ से गिर गया नीचे में इससे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया सा ज़बरदस्त है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करें। हम सारे डेटास को निकालने के लिए काफ़ी टाइम लगाते हैं, आप भी टाइम लगाया करें और अपने लिए नोट तैयार करते जाए। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के 6 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये शोर बंद कर दे ज़रा प्लीज़। 6 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 6 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और इसको नाम दिया गया है एक्स, ये मैंने खुद दिया है। हैविंग मोलर मास विद मोलर मास इसका कितना है, ये एक्स है, और इसका मोलर मास जो है वो सपोज हम कहते हैं कि 60 ग्राम पर मोल है। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोलर मास है। एंड अदर एक और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि क्या है वाई है, और इसका मोलर मास कितना है, यहाँ पर चेक कर लो। मोलर मास इसका कितना दे गए 180 ग्राम पर मोल। दिस टू सॉल्यूट्स आर मिक्सड, इसको मिक्स किया गया है इन वाटर या एडिड इन वाटर या डिसॉल्व्ड इन वाटर, एडिड इन वाटर। मैं ज़रा ये चेक करो कि ये वाटर मेरे पास कितनी है बुक में, यानी वाटर की मास कितनी है वो भी चेक कर लो ज़रा। थ्री 300 ग्राम ऑफ वाटर, कितने में इस मिक्सड इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें डिसॉल्व की गई है। अब आप क्या करें, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फाइंड टीबी, फाइंड टीबी यानी boiling point of solution if T not B, if T not B of water is equal to 100 degree centigrade and KB of water is 0.52। अच्छा याद रखें 99% केसेस में आपको KB की वैल्यू खुद से दी गई होती है। एक ऐसा केसेस में आता है 1% केसा यहाँ पर आपको KB की वैल्यू नहीं दी गई होती, तो वो आप खुद मालूम करेंगे और इसके लिए भी हमारे पास फार्मूलाज है। अच्छा अब जरा देख लें हमें क्या देगा 6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पहले हम सोल्यूशन के फार्मूले लिखते हैं, यानी सोल्यूशन लिखते हैं और सोल्यूशन में हम पहला फार्मूला लिखते हैं कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास बराबर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉलिड।
एक तो ये फार्मूला है, एक ये वाला है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई एल। आई थिंक हमें ग्राम वगैरह दी गई है, तो हम मोलिबिलिटी वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें टी नट बी भी नहीं दी गई है और टी बी भी पूछी जा रही है, यानी ये भी रिक्वायर्ड है टी बी, और डेल्टा टी बी हमारे पास नहीं, तो ये वाला फार्मूला तो हम पहले नहीं यूज़ कर सकते, पहले हम सेकेंड वन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये दूसरी वाला। और वो क्या है, ये ज़रा देख ले पहले आपके पास ये मोलिबिलिटी, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है बराबर हो जाएगा के बी के मल्टीप्लाइड बाई मोलिबिलिटी, आपके पास बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, पहले तो ये देख ले कि मेरे पास सोल्यूट दो हैं, एक एक्स है और एक वाई है। एम ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा मास ऑफ एक्स कितना है, मास ऑफ एक्स जो है वो 6 ग्राम है, मोलर मास ऑफ एक्स जो है वो 60 है, यहाँ से आएगा 0.1 मोल। और एम ऑफ वाई जो है वो बराबर आ जाएगा मास ऑफ वाई कितना है, इन अदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यार इसके साथ भी मास दी गई है, सॉरी मैं वो मास नहीं ले चुका हूँ। एंड इन अदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 18 ग्राम, इसका मास कितना है 18 ग्राम, यहाँ पर लिख रहे इन अदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अदर 18 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसका मोलर मास कितना है 180 ग्राम है, वो भी दी गई है। सॉरी, मास ऑफ वाई डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ वाई कितना है 180 है। आई थिंक यहाँ से कितना आ रहा है 18 डिवाइड बाई 180 आप करेंगे, इनसे भी 1 ही आएगा, 18 डिवाइडेड बाई 180 0.1 क्या आ रहा है 0.1, इससे भी आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो किसके बराबर है 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.2, इसके बराबर आ जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट। आपके पास कितना आ गए, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपके पास बराबर आ जाएगा के बी की वैल्यू, सॉरी एक्सक्यूज मी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपके पास बराबर आ जाएगी के बी की वैल्यू, आप कोट कर दे के बी की वैल्यू कितनी है 0.52 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 0.2 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट है आपके पास, मास ऑफ सॉल्वेंट कितने है सॉरी 300 ग्राम, लेकिन 300 ग्राम को हमने क्या करना है डिवाइड करना है 1000 से, क्योंकि हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो ये बराबर होगा 0.52 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 0.3 के। अब आप क्या कर सकते हैं कि डेल्टा टी भी आपके पास बराबर आ जाएगी 0.52 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 डिवाइड बाई 0.3 करें, 0.2 डिवाइडेड बाई 0.3 0.67 के करीब आ रहा है, कितना 0.67 अप्रॉक्सीमेटली। अब आप क्या करें 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 0.67 0.35 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.35। तो आपको टी बी की वैल्यू मिल गई डेल्टा टी बी। आप क्या करें कि अब ये दूसरे वाला फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, और फिर ये किसके बराबर हो जाएगा कि टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी, इसके बराबर आ जाएगा। अब ज़रा देखिए कि टी बी आपके पास बराबर आ जाएगी डेल्टा टी बी कितनी है 0.35 और टी नॉट बी जो है वो कितना दी गई है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आ गई आपके पास 100.35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, यहाँ से ना देखिए कि डेल्टा टी बी डिग्री सेंटीग्रेड में थी या केल्विन में थी, याद रखें कि टी बी अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में ही होगा, सेम टी बी या टी नॉट बी अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, अगर टी बी या टी नॉट बी क्या है केल्विन में है तो ये केल्विन में ही होगा। लेकिन डेल्टा टी बी जो है वो 0.3 है डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड को आप 0.3 केल्विन भी कह सकते हैं। क्लियर है, ये दोनों इसके लिए करेक्ट है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 0.35 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें और फिर इसको जमा करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, आपके पास आंसर आ गया
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज 100.35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना इंक्रीज कर चुका है? 0.35 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर चुका है। सो दिस इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जरा देख ले, आपके पास एक और न्यूमेरिकल से मैं वो आपको होमवर्क के लिए दे दूँ, क्योंकि यह बस हम कर चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हम कर चुके हैं, आपको होमवर्क नहीं दिया है मैंने अभी तक। तो आज एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, और फिर ये होमवर्क में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में खुद सॉर्ट आउट भी करूँगा। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कि डेल्टा टी बी जो है वो बराबर है के बी मल्टीप्लाइड बाई मोलिलिटी के। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। हम ये हमें पता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर मैं देख लो तो डेल्टा टी बी, जिसको हमने क्या कहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। इसको इक्वेशन से हम ये मालूम कर रहे हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन से नंबर ऑफ सोल्यूट के। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? दिस आर दी properties of ideal solutions, which is directly proportional upon the number of solute particles in number of moles वगैरह। इसमें आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड कर रही है। सो यस, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये भी हमें मालूम हो गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 4.4 ग्राम 4.4 ग्राम of a non-volatile solute is added in 150 gram of benzene. In 150 gram of benzene, benzene का फॉर्मूला C6H6 होता है। In 150 gram of benzene, find the molar mass of the non-volatile solute. Find the molar mass of non-volatile solute. Find the molar mass of non-volatile solute. If अब कुछ वैल्यूज आपको दी गई है। If a Kb of a benzene, if Kb of a benzene is equal to 4.5 Kelvin kg per mole, Tb यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आपके पास बराबर है 80.66 डिग्री सेंटीग्रेड है। और T नॉट बी ऑफ बेंजीन यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन जो है वो दी गई है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग क्या करें? फाइंड द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। दिस इज योर क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे दूँ। मोलर मास को आपने किस तरह मालूम करना है? डेल्टा टी बी को मालूम करें। टी बी दी गई है, टी नट बी भी दी गई है। यहाँ से आपने डेल्टा टी बी को पहले मालूम करना है। ये देख ले, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नट बी। दोनों वैल्यूज पुट करें तो यहाँ से आपको डेल्टा टी बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। फिर डेल्टा टी बी की वैल्यू को पुट करें आप सेकेंड फार्मूले में कि के बी मल्टीप्लाइड बाई मोलिलिटी आपके पास बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि के बी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास होती है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और फिर मोलिलिटी जो है हमारे पास वो क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी ये वाला एम जो है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से इस एम को कैलकुलेट करें। आपके पास डेल्टा टी बी भी है, यानी ये इक्वेशन इस तरह तैयार हो गया आपके पास। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई एम डिवाइड बाई मोलर मास डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ से आप लोग इस एम को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे दे कि आपके पास अब मोलर मास कितना आ रहा है। तो इसके साथ हम अपना क्लास स्टॉप कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं। आज का लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अनदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तब तक के लिए आप लोग क्या करें? अपनी मेहनत को जारी रखें और अपने आप पे बिलीव करें, ट्रस्ट करें। यू कैन डू
anything if you want and if you select something to do. कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो इंसान नहीं कर सकता अगर इंसान ठान ले उसके इरादे